हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उसका वीडियो है ये, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने तकरीबन सभी को इसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया है, और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँगा कि कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, जहाँ पे जितना ज़रूरत होगी ना वो सभी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें देखते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, जो दो एक फॉर्मूले हैं ना उनमें से देखिए। सबसे पहला तो ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होता है जहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जो है ना वो क्या है, भाज्य है, बी जो है वो भाजक है, क्यू जो है वो भागफल है, और आर जो है वो क्या है, शेषफल है। ओके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये हो गया। इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं छोटे छोटे। एक तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि HCF ऑफ A, B इक्वल होता है HCF ऑफ B, A का। यानी कि 10, 12 का HCF निकालो या 12, 10 का HCF निकालो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ओके बच्चों, तो ये है ये। उसके बाद एक और फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल भी बनते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये LCM ऑफ ए बी एंड गुने में है HCF ऑफ ए बी इक्वल टू A इंटू बी। यानी कि A और B नाम का दो संख्या है बच्चों, यहाँ पे ये दोनों संख्याएं A और B नाम का दो संख्या है। तो पहले हम इन दोनों का LCM निकाल दें और फिर HCF निकाल दें, दोनों को गुना कर दें LCM और HCF का, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, खुद संख्या के बराबर आ जाएगा। इस पे सवाल बनते हैं। सवाल ऐसा रहेगा, LCM और HCF दिया रहेगा और दोनों में से कोई एक संख्या दिया रहेगा, बोलेगा दूसरी संख्या बताओ। तो इस फॉर्मूले में सभी का मान रखना है, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा। या तो दोनों संख्याएं दी रहेंगी और LCM या HCF में से कोई एक चीज दिया रहेगा, ठीक है, और बोलेगा कि भाई अगर LCM दिया है तो HCF निकाल के बताओ, और अगर HCF दिया हुआ है तो LCM निकाल कर बताओ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो है HCF अगर निकालना है A और B का, और हम लोग निकाले और निकालने के बाद आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि A और B जो है ना वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सह अभाज्य होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं जो है ना वो अभाज्य संख्या हो। जैसे 9 और 16 ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों ही संख्याएं जो है ना वो अभाज्य नहीं है। यानी कि सह अभाज्य होने के लिए अभाज्य होना कोई शर्त नहीं है। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो ये है कि कोई भी भिन्न शांत होगा या अशांत होगा, उसका दशमलव प्रसार कैसे पता चलेगा। तो ये है जी, P डिवाइडेड बाई 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्मेट में अगर कोई रहे तो शांत होता है, अदरवाइज क्या होता है, अशांत होता है। इसी के कुछ केसेस हैं बच्चे, जैसे देखिए यहाँ पे अगर 5 नहीं रहे, ये नहीं रहे, सिर्फ 2 का पावर n जैसा कुछ रहे तब भी शांत होगा, या तो ये नहीं रहे, सिर्फ 2 का पावर m जैसा रहे तब भी शांत होगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है। इसमें हमें क्या करना है, बहुत से फॉर्मूले याद रखने हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद देखते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ऐसा होता है, और इसके शून्यक को अगर हम x मान ले, या तो इसको हम अल्फा कह देते हैं, तो ये क्या होता है, -b/a होता है। b क्या है जी, जो अचर पद है, और a क्या है, जो x के साथ गुना में है। ओके, और ये a और b जो है ना ये बदलता रहता है बच्चों, हर एक बहुपद के लिए अलग अलग होता है, a और b बदलता रहता है। ठीक, अब बात करते हैं द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप है वो ऐसा होता है, अगर आप ये कहते हो कि इसका जो दो शून्यक होगा तो एक अल्फा और दूसरा बीटा है, तो शून्यकों का योग इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यहाँ पे b कौन है, जो x के साथ गुना में है, और a कौन है, जो x स्क्वायर के साथ गुना में है। और अगर आप शून्यकों का गुणनफल निकालते हो तो c/a होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या होगा। तो ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है। अगर इसके शून्यकों को आप अल्फा, बीटा और गामा मान लेते हो तो शून्यकों का योग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -b/a हो जाएगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू। और अगर शून्यकों को दो दो का जोड़ा बना करके जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो c/a होगा।
ओके। और शून्यकों का अगर गुणनफल निकालते हैं तो वो माइनस का डी बाई ए होता है। और ए बी सी डी कौन है ये आप यहां से देख सकते हैं। जो एक्स का क्यू के गुना में होता है ना वो ए होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुना में होता है वो बी होता है, जो एक्स के गुना में है वो सी है, और जो अकेले है वो क्या है, डी है। ओके। अगला जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर शून्यक दिया हुआ रहे तो बहुपद का निर्माण कैसे होगा। तो अगर बहुपद हमारा रैखिक रहे तो उसके कितने शून्यक होंगे, एक ही शून्यक होंगे। तो यदि शून्यक अल्फा है तो बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके। और अगर बहुपद हमारा द्विघात है तो उसके दो शून्यक होने चाहिए। तो एक शून्यक अगर अल्फा हो और दूसरा शून्यक बीटा हो तो बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है बच्चों। इसी का एक और केस होता है, अगर आपको एक्स के कोई मान के लिए बहुपद का मान दिया रहे तब आप इसको आगे में ए से गुना कर लेना। ठीक, ये स्पेशल केस होता है, उसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके। त्रिघात बहुपद, तीन शून्यक होते हैं जी इसके। तो तीनों शून्यकों को अगर हम ये मान लें कि एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है, तो इसका बहुपद इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो ये बनता है, ये वाला फॉर्मूला है। इसको याद रखना बड़ा ही आसान है, एक्स का क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखो ये क्यू है तो इसका एक पावर घट जाएगा, इसका एक और पावर घट जाएगा, और यहाँ पे एक्स का पावर 0 है इसलिए उसे लिखा ही नहीं गया। ठीक है बच्चों। पहला वाला प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तीसरा फिर से प्लस में है, चौथा क्या है, माइनस में है। ठीक है, याद रखना बड़ा आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद का भाग लेम्मा क्या है। तो बहुपद को जब हम लोग भाग देते हैं, पी एक्स को भाग देते हैं जी एक्स से, तो भागफल क्यू एक्स आता है और शेषफल क्या आता है, आर एक्स आता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, लेकिन यहाँ पे बहुपद के लिए लिखा हुआ है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो समीकरण का सामान्य रूप देख लें आप लोग। ये होता है सामान्य रूप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण 2 कहते हैं। कई जगहों पे ना इसको इस रूप में लिखा जाता है, a1 b1 करके नहीं बल्कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा वाला समीकरण dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देख लेना, जिसको यहाँ पे a1 कहा जा रहा है उसको यहाँ पे a कहा जा रहा है, और जिसको यहाँ a2 कहा जा रहा है उसको यहाँ d कहा जा रहा है, तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो यहाँ पे गुणांक में लिखे हुए हैं ना, एक्स और वाई के जो गुना में जो भी कुछ है, तो इसका मतलब कुछ केसेस बनते हैं इस पे। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहला केस ये है कि यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, तब जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, समीकरण का नाम क्या होगा और इसके हल कितने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो यही है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से जरा देख लो कि क्या कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो जो समीकरण है उसका नाम होता है अविरोधी। कई बार नाम पूछा गया है। जब ये हो तो समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, अविरोधी युग्म। और इसके हल कितने होते हैं बच्चों, एक हल होता है। और जब इसका ग्राफ खिंचाएगा ना तो ये एक दूसरे को ऐसे कट करेगा, यानी कि प्रतिच्छेदी होता है। ओके, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसा हो तो क्या हो कि a1 डिवाइडेड बाई a2 जो है वो इक्वल रहे b1 डिवाइडेड बाई b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं रहे c1 डिवाइडेड बाई c2 का, तो जो समीकरण का युग्म है उसे विरोधी कहते हैं। इसका हल कितना होता है, 0 हल होता है, यानी कि कोई हल नहीं होता। और ग्राफ जब खींचते हैं ना तो वो समांतर होती है, यानी कि एक लाइन ऐसे गया तो दूसरा इसी के समांतर जाएगा। ओके, चलिए अगले ये के तरफ बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले की तरफ। यदि तीनों ही बराबर हों तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, तो ये आश्रित युग्म कहलाता है। हल कितने होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। और अगर ग्राफ खिंचाए तो क्या होगा, समपाती होगा, यानी कि एक के ऊपर ही दूसरा खींचा जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ बताने के लिए था नहीं, वज्रगुणन विधि बोल करके एक विधि है जिसके जरिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो उसका फॉर्मूला एक याद होना चाहिए बच्चों को। तो x के नीचे क्या हो जाएगा, b1 b2 c1 c2, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे। और ये आपको क्लास 12 में जाकर पढ़ने को मिलेगा इस तरीके का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे तिरछा गुना कर दिया करो। b1 का c2 से हुआ तो b1 c2, और इसका b2 का c1 से हुआ तो यह क्या हो गया, b2 और c1।
ठीक है, बीच में माइनस होता है। उसी तरीके से इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, और इसको आगे रखते हैं और इधर वाले को बाद में रखते हैं, और यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं। बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। ऊपर में यहाँ x है, यहाँ पे -y है, यहाँ पे क्या है 1 है। जब x का मान चाहिए तो इसको और इसको सॉल्व कर देना, जब y का मान चाहिए तो इसको और इसको सॉल्व कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण का। तो सबसे पहले समीकरण का रूप ऐसा होता है। इसको सॉल्व करने की 3 विधियां हैं, ठीक। एक तो गुणनखंड विधि है, जिसे हम लोग मतलब बीच वाले पद को 2 हिस्से में तोड़ देते हैं, वैसे सॉल्व करते हैं। x या y जिसके भी पद में रहे उसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक। एक है ये वर्गमूल वाला विधि, जो फॉर्मूला है उस वो वाला विधि है, ठीक है। तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं जी। ये क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे a b c आप देख सकते हैं कि किसको a कहा जाता है, किसको b कहा जाता है, किसको c कहा जाता है। ओके, तीसरी जो विधि है वो है पूर्ण वर्ग विधि। इस पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, इसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया फॉर्मूला, लेकिन विधि है जी और पूरा वीडियो बना हुआ है। अगला जो फॉर्मूला है वो है मूलों और शून्यकों की प्रकृति के लिए, ठीक है। मूल कहिए, शून्यक कहिए, रूट कहिए, सारे के सारे एक ही बात को बताते हैं। ओके बच्चों, मतलब कि x या y का वैसा मान जिसको हम रख दें समीकरण में तो क्या हो जाए, समीकरण 0 के बराबर हो जाए, ठीक। तो यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आए तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा और साथ ही साथ असमान होगा। यानी कि एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा, दुनिया का कोई भी संख्या हो सकता है जो कि वास्तविक हो लेकिन 2 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये पहले वाले की बात हो रही है। दूसरा जो यहाँ पे शर्त है कि यदि b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। अगर एक मूल 3 आ गया तो दूसरा मूल भी 3 ही आएगा। ओके, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। अगला जो है तीसरा जो है वो है यदि b² - 4ac 0 से छोटा रहे तो मूल जो है वो वास्तविक प्राप्त नहीं होंगे बल्कि काल्पनिक होंगे। काल्पनिक किसे कहते हैं, रूट में संख्याएं हो माइनस में, इसे काल्पनिक कहते हैं। ओके बच्चों, इसका कोई रूट बाहर नहीं निकल पाता वास्तविक, तो इसीलिए कहते हैं कि मूल जो है ना वो कैसा है, काल्पनिक है। अगला जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। श्रेणी कैसा होता है, तो श्रेणी ऐसा होता है a1 a2 a3, इसको हम लोग पहला पद कहते हैं, इसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं। सार्व अंतर यानी 2 पदों के बीच में जो अंतर होता है उसका क्या फॉर्मूला है भाई, तो दूसरे में से पहले को घटा दिया करो, किसी भी 2 को पकड़ लो, जैसे इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो सार्वंतर मिल जाएगा। कोई कहेगा नहीं सर हमको कोई दूसरा वाला बताओ, तो आप a3 में से a2 को माइनस कर दो तब भी वही आंसर आना है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां लिखा हुआ, या तो a4 में से a3 को माइनस कर दो, 2 लगातार पद उठाओ और जो बड़ा पद है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। बड़ा जो पोजीशन में बड़ा है ना, ये नहीं कि अंकीय मान में जो बड़ा हो, ठीक। यानी कि ये है ना, ये a3 है तो ये बड़ा है, a2 जो है वो छोटा है। होने को ये हो सकता है कि a2 के जगह पे 15 रहे और a3 के जगह पे 10 रहे, तो संख्या के आधार पर, संख्यात्मक मान के आधार पर तो 15 बड़ा है, लेकिन पोजीशन के आधार पे कौन बड़ा है जी, a3 बड़ा है, यानी कि 10 बड़ा है। मैं ये कह रहा हूं, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो nवां पद के लिए। nवां पद इज इक्वल टू क्या होता है जी, कोई लोग इसे tn कहता है, कहीं पे इसे an कहा जाता है। तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे a जो है वो पहला पद है और d जो है वो सार्वंतर है, और ये n जो है जो पद आप निकालना चाहते हो वो वाला संख्या रख देना। जैसे 10वां पद निकालना चाहते हैं तो n के जगह पे 10 रख देंगे। ओके, अगला जो इसमें फॉर्मूला है वो n पदों के योग के लिए है, जिसे हम लोग Sn कहते हैं, और कभी कभी सिर्फ s से भी काम चला लेते हैं हम लोग। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बच्चों, जहां पे a क्या है, पहला पद है, d जो है वो सार्वंतर है, और n क्या है, जितने पदों का आप योग निकालना चाहते हैं वो है। ओके, अब इसका एक और फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला क्या है, यही Sn का फॉर्मूला, या तो सिर्फ s का कहें, वो है n/2 इंटू a प्लस l, जहां पे a जो है वो पहला पद है और l जो है वो क्या है, अंतिम पद है।
ओके, तो अगर पहला और अंतिम पद पता रहे तो ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। अगले ये की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मूला की तरफ। अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है जी, n स्क्वायर होता है। और प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होता है बच्चों, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1, ये होता है। ओके, अब देखिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है त्रिभुज। तो त्रिभुज में ज्यादा कुछ बताना नहीं था, हमने यहाँ पे दो त्रिभुज लिया है और अगर आप ये मान के चलते हो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग समान है, तो इसमें देखो करस्पॉन्डिंग जो संगत भुजाएं हैं ना वो बराबर होंगी और संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे अगर सर्वांगसम है तो। यदि ये दोनों त्रिभुज को आप समरूप मानते हो तब भी यहाँ पे दो चीजें होंगी, तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण का मान बराबर होगा। ओके, समरूप होने पे ऐसा होता है, सर्वांगसम होने पे ऐसा होता है। ओके बच्चों, हाँ जी, ये सर्वांगसम के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने है कि यदि समरूप सिद्ध करना हो तो कितने तरीके से किया जा सकता है। तो यदि दो त्रिभुजों के सारे संगत कोण बराबर हो जाए, या तो दो कोण बराबर हो जाए संगत वाला, या तो तीनों भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या तो तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या तो दो भुजा और उसके बीच का कोण ये हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, और ये क्या है जी, ये जो है ये है एंगल साइड एंगल, ये भी होता है। ओके, तो ये 5 तरीके से हम लोग किसी भी दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। मेनली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों से ही हमारा काम हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर करते हैं तो इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस पे बहुत से सवाल बनते हैं। ओके, इसके अलावा यदि ABC एक त्रिभुज है जो कि समकोण है तो इसमें कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। इसके अलावा थेल्स प्रमेय भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं, नियामक ज्यामिति की तरफ आते हैं। नियामक ज्यामिति में सबसे पहले मैंने यहाँ पे निर्देशांक बना के दिखा दिया है, ये हमारा निर्देशांक है। यहाँ पे देखिए दोनों x और y का मान प्लस होता है, ये एक नंबर का पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। दूसरे ये में x माइनस में होता है, y प्लस में होता है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही माइनस में होते हैं। चौथे चतुर्थांश में x प्लस में और y माइनस में होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि -3,2 कौन से चतुर्थांश में है, यानी x का मान माइनस देखना है और y का मान प्लस देखना है, आप यहाँ पहुंच जाओगे दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात आपको। और हाँ, x का मान पहले लिखना है, y का मान बाद में लिखना है। ऐसा नहीं कि x का मान माइनस में है तो माइनस वाला को पहले लिखने में अच्छा नहीं लगता है तो उसको बाद में लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दूरी सूत्र की। ठीक है, तो दो बिंदु है, मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2/2 है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर कीजिए और इसको रूट अंडर कर दीजिए। या तो लिखने वाला ऐसा लिख सकता है कि x1 - x2 का स्क्वायर और यहाँ पे y1 - y2 का स्क्वायर और उसका रूट कर दो, तब भी आंसर सेम ही आना है। अगला देखो, ये मूल बिंदु से दूरी का क्या मतलब है। तो ये रहा हमारा ये कार्तिक तल हो गया, यहाँ पे एक बिंदु है और इसका निर्देशांक x, y है। तो मूल बिंदु से इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है x² प्लस y² रूट अंडर में। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक रेखा है AB। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु है P। इस P ने क्या किया है, इस पूरे रेखा को M1 अनुपात M2 में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। ओके, तो ऐसा करने पे इसका जो P का निर्देशांक होगा x और y वो कितना होगा, जबकि ये वाला बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और ये बिंदु का निर्देशांक भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो x = होता है m1 x2 प्लस m2 x1। ओके, ये अगर 1 है तो ये 2 रहेगा, ये 2 है तो ये 1 रहेगा और नीचे में m1 प्लस m2 कर दो। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से y का मान भी आप लोग देख सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मतलब क्या है कि ये जो रेखा है ऐसे, इसको हम एक बिंदु बीच में बना देते हैं इसका, और ये मध्य बिंदु है, यानी ये m है तो ये भी क्या है, m है, मतलब बराबर बराबर हिस्सा में काट दिया है। तो इसका मान लो निर्देशांक x1 y1 है
और इसका निर्देशांक x2/2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x और y जो है वो कितना होगा बच्चों, तो x होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखिए अगर कोई त्रिभुज दिया रहे इस तरीके से, मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला ये है, आप लोग इसको देख सकते हैं। याद रखना बड़ा ही आसान है, कोई टफ नहीं है ये। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, तो ये होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, जहां पे ये x1 x2 x3 क्या है भाई, तो ये जो शीर्ष है ना उसके, ये जैसे यहाँ पर जो x निर्देशांक है वो x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे क्या है x3 है, और y जो है वो यहाँ पे देखो y1 है, y2 है और y3 है। ओके, केंद्रक का निर्देशांक हो गया। और अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है भाई, तो अंतः केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला देखो ये होता है। ओके, जहां पे देखो ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, और इस a के सामने का जो भुजा है ना, इसका लंबाई हमने a मान लिया है, b के सामने का भुजा b मान लिया है, और c के सामने का भुजा का लंबाई हमने c मान लिया है। ओके बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या है जी। तो अब हम लोग आ गए त्रिकोणमिति में, ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले देखो, ये अगर त्रिभुज इस तरीके का हो, समकोण त्रिभुज हो, तो थीटा के सामने का जो भुजा है उसे लंब कहते हैं, और सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो बच गया उसे आधार कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब को हम लोग P से लिखते हैं, कर्ण को H से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर ये होता है, ये फॉर्मूला आप लोग सारा का सारा याद कर लेना है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो फॉर्मूले हैं। अगर आप लोग बात करें यहाँ पे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए साइन का, कॉस का, टैन का, मतलब जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उन सभी का मान आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। अब मैं टेबल यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आप लोग वो देख लेना। ओके, अब देखिए अगला जो फॉर्मूले का टाइप है वो ऐसा है कि यदि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना कर दें तो आंसर 1 आता है, ठीक। इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाएं, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो कॉसेक इस तरफ आ जाएगा, और इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो देखो क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं तो ये साइन जो है वो इसके बटे में आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। जब कॉसेक निकालेंगे ना तो इसको भूल जाएंगे कि इसे हमने निकाला भी था। ओके बच्चों, हाँ जी। इसी तरीके से देखो कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जब उनको गुना किया जाएगा तो 1 आएगा। सिर्फ कॉस थीटा निकालेंगे तो सेक आ जाएगा इधर बटे में, और अगर सेक थीटा निकालेंगे तो कॉस आ जाएगा बटे में। ओके, टैन और कॉट का भी यही हाल है, देख लेना आप लोग। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का टाइम आ गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके बच्चों, अब इसी फॉर्मूले के आधार पे हमने क्या किया है, 5 फॉर्मूला बनाया है। एक तो वो खुद हो गया, 4 और बना है। जैसे कि यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कॉस इस तरफ आ जाएगा, ठीक, तो इस तरफ आके माइनस में चला जाएगा, जो कि यहां लिखा हुआ है। अगर यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ओके, और फिर से अगर हम यहां देखें और कॉस स्क्वायर निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब यहां से स्क्वायर हटा तो यहां पे क्या आ गया, रूट आ गया। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, 1 होता है। तो इसको मैनिपुलेट कर करके आगे पीछे कर करके इसे भी 5 फॉर्मूले का रूप दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसको भी याद कर लेना है आपको। अगला जो हमारे सामने फॉर्मूला है वो ये है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वही वाला हिसाब है जी, यहां से भी 5 फॉर्मूले बनते हैं। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे 1 नंबर वाला सवाल सॉल्व होता है, हर साल 2 से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है इस पे, ठीक। तो ये आपने याद रख लेना है कि साइन का 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं वृत्त की। तो सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। यदि ये वृत्त है, ये उसकी त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। परिधि का मतलब क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये पूरा क्षेत्र। अब बात करते हैं परिधि की, तो परिधि का मतलब होता है ये वाला, ये जो पूरी रस्सी जैसी है ना, अगर इसको हम ऐसे खोल देंगे तो ये पूरी लंबाई क्या होगी, वही परिधि कहलाएगी, और वो कितना होगा, 2 पाई आर के, ठीक है।
अगर चाप की लंबाई कहते हो, जैसे कि यहाँ पे ये चाप है ए से लेकर बी तक, तो इसकी लंबाई क्या होता है, तो ये होता है थीटा बटे 360 गुने में 2 पाई आर। या तो अगर आप इससे ये कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, आर बचेगा और थीटा बचेगा, तो पाई आर थीटा बटे 180, क्योंकि ये 2 बार में जाएगा 2 से, तो ये 180 बार में जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, तो आकृति यहाँ समझ लो कि एक त्रिभुज है, उसको इस तरीके से काट दिया जाए, यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बने, जैसे यहाँ पे बना रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जिसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर रखा है, तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है। वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो उसका डायग्राम मैंने बनाया होगा, ये रहा डायग्राम। मतलब ये कोई वृत्त है, इसको 2 हिस्से में काट दिया जाए, तो इस छोटे वाले हिस्से का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे केंद्र रहा होगा, ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, इस कोण का मान अगर थीटा हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये छोटे वाले हिस्से का क्षेत्रफल आर स्क्वायर, जो कि त्रिज्या है, पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे क्लास 12 का फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, ये वाला चीज, जैसे कि ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अभी रहने दो, आप लोग फॉर्मूला याद रख लेना, ये भी होता है। ठीक है, हाँ क्लास 12 में जाओगे, 11 में ही जाओगे तो एकदम जाते ही मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा कुछ कराया था। अब देखिए, एक वृत्ताकार वलय होता है, मतलब कि ये एक बड़ा वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त है, तो इसको बोलते हैं वृत्ताकार वलय। तो ये वाला अगर आपको हिस्सा निकालना रहे तो इसको बोलते हैं वलय का क्षेत्रफल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एक बार ये वाला यहां से लेके यहां तक बड़ा आर है, यहां से यहां तक छोटा आर है। ठीक है बच्चों, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या बड़ा आर, छोटा वृत्त का त्रिज्या छोटा आर। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहली आकृति हमारा है वो है घनाभ। ये देखो इस तरीके से होती है घनाभ, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, इसका आयतन क्या हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एल क्या है जी लंबाई, बी क्या है चौड़ाई और एच क्या है ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि जितने भी 6 सतह होते हैं सभी का क्षेत्रफल अगर निकालने को कह दिया जाए तो वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, जहां पे एल बी और एच क्या है आप समझ रहे होंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे। 4 दीवार की अगर हम बात करें, फर्श और छत को छोड़ दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल ये होता है। और इसमें रखा जाने वाला जो सबसे लंबा डंडा लोहे का रॉड जो बोल लो, या तो अगर कहा जाए शुद्ध हिंदी में तो जो विकर्ण है वो कितना होता है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ओके, अब बात करते हैं घन का। घन ऐसा होता है, बिल्कुल घना भी है ये, लेकिन सारी की सारी जो इसके किनारे हैं ना वो बराबर होते हैं। ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी क्या ए है। ओके, सबसे पहले आयतन की बात करते हैं तो ए का क्यू होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करते हैं तो 6a स्क्वायर होता है। और 4 दीवार का क्षेत्रफल बोलते हैं तो 4a स्क्वायर होता है और विकर्ण बराबर होता है √3a। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है बेलन के लिए। बेलन की आकृति देख सकते हो आप लोग, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई। त्रिज्या को r से लिखते हैं, ऊंचाई को h से लिखते हैं। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला चीज। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने आकृति है वो है शंकु, इसे शंकु कहते हैं। ये देखो, ये वाला चीज त्रिज्या हो गया, ये एच हो गया, और इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये हम लोग एल से दिखाते हैं। आयतन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये बेलन से 3 गुना कम होता है। वक्र पृष्ठ पाई आर एल है ना, ये एल, ये वाली लंबाई। ओके, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, आप लोग देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं गोला का। गोला क्या, जैसे फुटबॉल, वो एक गोला है, ये जी, हाँ जी। इसका आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यू। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि पूरा का पूरा जो फुटबॉल बनाने में जिस चीज का भी इस्तेमाल किया गया है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो क्या है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, गोलाकार छिलका, ये क्या होता है भाई, तो इस तरीके का जैसे गोला हो, इसके अंदर एक और ऐसे, जैसे कि हमने क्रिकेट खेला है तो क्रिकेट का जो बॉल होता है ना वो गोलाकार छिलका होता है। फटने के बाद देखते हो अंदर से मतलब खाली रहता है इतना हिस्सा, है ना, मतलब मटेरियल कहाँ है, सिर्फ इसी में भरा हुआ रहता है मटेरियल। ठीक है बच्चों,
तो गोलाकार छिलका का उदाहरण है वो। तो वो बॉल बनाने में कितना मटेरियल लगा है वही उसका आयतन कहलाएगा। तो ये हो गया 4/3 पाई, और ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर मानते हो, यहाँ से यहाँ तक छोटा आर मानते हो, तो क्या हो जाएगा RQ माइनस RQ। ठीक, अब बात करते हैं अर्धगोला का। गोला को आधा काट दो, जैसे क्रिकेट का बॉल हमारा जब फट जाता है तो आधा ऐसे ही हो जाता है ना, तो ये अर्धगोला हो गया। ओके बच्चों, तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो गोला के आयतन का जस्ट आधा हो जाएगा 2/3 पाई RQ। वक्र पृष्ठ कितना होगा, वक्र पृष्ठ कौन सा, पहले मैं जरा दिखा दूं, ये वाला पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो ये होता है 2πr²। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ में ये ऊपर वाला चीज और जोड़ दो, तो ऊपर क्या है, वृत्त जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। 2πr² पहले से था, उसमें πr² और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं शंकु के छिन्नक की, जैसे कि बाल्टी जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका आयतन क्या होता है, पहले आकृति देख लो आप लोग। यहाँ पे देखो, ये छोटा वाला R2 है, ये छोटा वाला R1 है, यहाँ पे दो त्रिज्याएं होती हैं। R1 जो है वो यहाँ पे बड़ा है और R2 जो है वो क्या है, छोटा है इससे। ठीक, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी ऊंचाई है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। तो आयतन का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई h ये ऊंचाई है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2, ये हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होगा, यानी कि ये वाला पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो पाई और L इंटू में R1 प्लस R2 ये। और कुल पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों, तो वक्र पृष्ठ में ये नीचे वाले का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर और ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। और इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये वाला जो L है वो कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। अब अगले चैप्टर में एंटर करते हैं जिसका नाम है माध्यिका और बहुलक। तो सरल वितरण के लिए, मतलब कि ये x1 x2 x3 कर करके जो वितरण है उसका जो माध्य होता है वो क्या होता है जी, उसका फॉर्मूला ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे xn तक डिवाइडेड बाई n, मतलब जितना पद उतने से ही डिवाइड कर दो। और अगर बारंबारता वितरण है, यानी कि x1 जो है वो f1 बार आया है, x2 जो है वो f2 बार आया है, तो उसका माध्य कैसे निकलता है, माध्य को हम लोग a से लिखते हैं। तो उसका माध्य x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 है ना, ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, बारंबारताओं का योग हो जाएगा। ओके, अब देखिए वर्ग चिन्ह या मध्यमान किसे कहते हैं। तो अगर कोई ये दिया रहे, वर्ग दिया रहे कि 10 से 20, तो वर्ग चिन्ह इसका कितना होगा, तो पहले इन लोग दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, आंसर कितना आएगा 15। और इसे नाम देंगे x1 का। ठीक है, अगला वाला क्या बनेगा x2, उसके अगला वाला x3। ठीक है, ये कब के लिए है, जब यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा रहे, तब जो x1 x2 है ना वो वर्ग चिन्ह x1 x2 का कार्य करता है। और बारंबारता तो जो होता है सो होता ही है, तो उसके लिए जो माध्य होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, जहां पर एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह है, और एफ क्या है, बारंबारता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अब बात करते हैं माध्यिका का। तो अगर वितरण सरल हो, मतलब ऐसा हो कि 2 4 6 8 10 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ रहे, तो पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। सजाने के बाद हमें गिनना है कि ये कितना पीस है ना, उसको हम लोग कहते हैं n। मान लो कि 5 पीस आया, तो 5 क्या है, विषम है ना, तो अगर n विषम रहे तो ये फॉर्मूला लगाना है, यानी कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 बा पद, ये नहीं कि ये सॉल्व करके जितना आया वो वाला पद होगा आंसर। ठीक है, हाँ, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल वगैरह आप लोग देख लेना, मैंने सॉल्व करवाया है, ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नहीं करवा रहा, हौच पौच हो जाएगा। यहां देखो, यदि n बराबर सम आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाए, सम आ जाए, तब क्या हो जाएगा, n/2 पद तथा n/2 प्लस बनवा पद का जो माध्य होगा ना वो हो जाएगा। ये विषम के लिए था, ये सम के लिए था, ये छूट गया है मेरे से, सम लिख लेना आप लोग। ओके ओके, और अगर ये जो आंकड़ा है वो वर्गीकृत रहे तब कैसे होगा बच्चों, तब जो माध्यक इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वो ये होता है। सभी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कौन क्या है, एल जो है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, एफ जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, एन जो है वो कुल बारंबारता है, यानी कि बारंबारताओं का क्या है, योग है, और बड़ा वाला जो एफ है ना वो माध्यक वर्ग से
ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। और एल जो है वो क्या है जी, तो माध्यिका वर्ग की लंबाई। माध्यक और माध्यिका दो अलग चीजें नहीं है, एक ही है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब बहुलक की बात करते हैं। तो अगर वितरण सरल हो तो उसका बहुलक बड़ा आसान होता है। जो वाला चर संख्या ज्यादा बार आ रहा हो या अचर संख्या, जो भी संख्या रहे, जो भी पद ज्यादा बार आए, वही क्या हो जाए, बहुलक हो जाएगा। और अगर जो आंकड़ा है वो वर्गीकृत रहे, बारंबारता के रूप में दिया हुआ रहे, तब जो है ना वो फॉर्मूला कुछ ये हो जाता है कि बहुलक जिसको एम ओ से दिखाते हैं या एम नॉट से, ये होता है कि एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन इक्वल और इनटू में आई, ये होता है। एल क्या है बच्चे, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एफ जीरो क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ माइनस वन क्या है, तो पहले वाले वर्ग की बारंबारता बहुलक वर्ग से। और एफ वन क्या है, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और आई क्या है जी, तो वर्ग अंतरालों की जो लंबाई है वो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या है, तो माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है। ये होता है फॉर्मूला, याद रखना है इसको। इस पे कभी कई बार सवाल पूछ दिया जाता है, कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रायिकता की, जो कि हमारा अंतिम चैप्टर है। प्रायिकता जो है ना, उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेके 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसी के बीच में रहेगा, या तो 0 भी हो सकता है कई जगहों पे, और कई बार 1 भी हो जाता है। ओके ओके जी, अब देखो ये रहा प्रायिकता इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई बटे एन एस होता है। ये ई क्या है, एस क्या है, सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। और पी ई डैश क्या होता है बाबू, तो होता है 1 माइनस पी ई होता है। मतलब किसी चीज के नहीं होने का प्रायिकता कितना है, तो 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता माइनस कर दीजिए उसमें से, 1 में से, समझ में आ जाएगा। तो ये था टोटल फॉर्मूला। हो सकता है एक आंक रह गया हो। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।